सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। वाहनों के चेकिंग या फिर एक अच्छा जो मॉडल तैयार किया जाता है कि ट्रैफिक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकें। निश्चित रूप से जो हमारी प्राथमिकताएं हैं उसमें आम जन को सरल तरीके से सुविधाएं मिलें, जो इलीगल अप्लाई करते हैं वाहन उनके अगेंस्ट में कार्रवाई हो। यहाँ भ्रष्टाचार का एक पूरा गढ़ माना जाता है कि जहाँ पर कई रिश्वतखोरी भी चलती है, कई दलाली चलती है। तो ये तमगा जो लगा है इसको हटाने का कुछ प्रयास आप लोगों की तरफ से सर होता है? ये निश्चित रूप से हमारी 52 सेवाएं फेसलेस हैं और हमारी सभी सेवाएं ऑनलाइन हैं। इस प्रकार की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि कोई भी शिकायत प्राप्त होगी तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। मॉडिफाइड व्हीकल काफी नजर आते हैं, गाड़ी कुछ और होती है, मॉडिफाइड करके कुछ और बना दिया जाता है। तो सर क्या वाकई में ये कानूनी प्रक्रिया है या गैर कानूनी है मॉडिफाइड करना? वाहन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, या तो से मारुति सुजुकी की या मारुति की कोई व्हीकल है तो मारुति कंपनी ही उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। अन्य प्रकार से किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन वैध नहीं। हम सड़कों पर जब चलते हैं तो किसी ने अपने नंबर प्लेट पे 80 ऐसा कुछ नंबर होता है, उसको बॉस लिखवा देते हैं। कई बार नंबर प्लेट पे बहुत सारी चीजें हैं, कोई ऐसा करता है तो उसके लिए सर क्या दंड है? आप अपने जो नंबर प्लेट है उस पर नंबर के अलावा कुछ और नहीं लिख सकते, और उसके लिए यदि आपने ऐसा किया हुआ है तो चालान का प्रोविजन है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं उनका जुड़ाव कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी से होता है, क्योंकि हम जिस वस्तु का प्रयोग करते हैं वो हम सभी के काम आती है। मैं बात कर रहा हूं वाहनों की। जब भी वाहनों की, गाड़ियों की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमें ड्राइवर की याद आती है, वाहनों के मालिक की याद आती है, और हमें याद आता है पुलिस की चेकिंग, और हमें याद आता है आरटीओ। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जितेंद्र शर्मा बोल रहा हूं, तो मेरे साथ जो आरटीओ ऑफिसर हैं वो भी जितेंद्र शर्मा है। तो आज दो जितेंद्र शर्मा आपके साथ होने वाले हैं, रूबरू होने वाले हैं। एक यहाँ पर सवाल करेगा तो दूसरा जितेंद्र शर्मा उसके आंसर देगा। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। सर सबसे पहला सवाल यही है कि अगर मैं प्राथमिकताओं की बात करूं तो प्राथमिकता सर इस समय क्या क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के तौर पर आपने शुरू की है? खासतौर पर अगर हम बात करें सर वाहनों के चेकिंग या फिर एक अच्छा जो मॉडल तैयार किया जाता है कि ट्रैफिक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकें, तो क्या एक जो प्राथमिकता है वो आप लोगों की सर इस समय देखने को मिल रही है? निश्चित रूप से जो हमारी प्राथमिकताएं हैं उसमें आम जन को सरल तरीके से सुविधाएं मिलें, और साथ ही साथ जो इलीगल अप्लाई करते हैं वाहन उनके अगेंस्ट में कार्रवाई हो। साथ ही साथ शासन के लिए राजस्व एकत्रित करना, ये हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। सर इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि आपने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि सभी को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, सभी आसानी से चल सकें। लाइसेंस की अगर हम बात करें, क्योंकि आरटीओ का जब भी नाम आता है तो लाइसेंस की बात निकल कर आती है। लाइसेंस को लेकर सर अभी क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? कितनी आसानी से लोग अपने लाइसेंस को, ड्राइविंग लाइसेंस को बनवा सकते हैं? क्या प्रोसेस होती है उनकी, इसके बारे में? जैसा कि हमारी सरकार ने 52 प्रकार की सेवाओं को फेसलेस किया है, उसमें लर्निंग लाइसेंस जो सेवा है वो भी फेसलेस सेवा है, जिसके तहत व्यक्ति अपना स्वयं का लाइसेंस घर बैठे अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर के माध्यम से बना सकता है। इसके लिए परिवहन.gov.in वेबसाइट है, और सारथी पोर्टल पर जाकर अपने आधार ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया के माध्यम से अपने लर्निंग लाइसेंस को वहां पर ही आवेदन करेंगे, वहीं टेस्ट होगा और वहीं वो डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब घर बैठे अपने मोबाइल पर या अपने कंप्यूटर सेट पर व्यक्ति अपना लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट देकर स्वयं डाउनलोड करके प्राप्त कर सकता है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये सेवा पूर्णतः फेसलेस है। साथ ही साथ इसमें जो महिलाएं या छात्राएं हैं उनके लिए ये सेवा पूर्णतः निःशुल्क है, यानी उनको फी भी किसी प्रकार की पे नहीं करनी होती। सर आपने बताया कि जिस पोर्टल का आपने जिक्र किया, क्या वाकई में काफी आसान हो जाता है उससे बनना, या अभी भी परेशानी आ रही है लोगों को? निश्चित रूप से ये प्रक्रिया बहुत ही आसान प्रक्रिया है। लेकिन सर कई लोगों का ये कहना होता है कि वो जाते तो हैं, सर्वर काम नहीं करता है, सर्वर दिक्कत देता है, लेकिन जैसे ही वो
कार्यालय के आसपास कहीं आते हैं, जब उनसे कुछ लोग मिलते हैं तो वो सर्वर भी उनका काम कर जाता है और लाइसेंस आसानी से बन जाता है। ये सर्वर NIC का सर्वर है, जिस पर किसी प्रकार से परिवहन विभाग का कोई नियंत्रण या इस प्रकार का कोई गतिविधि नहीं है। ये पूरा सर्वर NIC के कंट्रोल में है और पूरे भारतवर्ष में यही सर्वर काम करता है। लोगों को अपने घर बैठे इस सर्वर के माध्यम से इस पोर्टल पर जाकर अपना लर्निंग लाइसेंस स्वयं बना सकते हैं। सर, लाइसेंस की बात चल रही है तो ऐसे में अगर हम बात करें इंटरनेशनल लाइसेंस की, क्योंकि कई युवा हैं जो आज विदेशों में जाना चाहते हैं, जो विदेशों में जा भी रहे हैं, उनके सामने एक समस्या आती है कि वहाँ पर जब वो वाहन लेंगे या फिर ड्राइविंग करेंगे तो कहीं ना कहीं जो लाइसेंस है वो उनके प्रोसेस शायद आसानी से पता नहीं चल पाती। कैसे वो बना सकते हैं, कितना आसान है इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाना? ये प्रक्रिया बहुत ही आसान है। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, जिसे सामान्य भाषा में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बोलते हैं, इसके लिए जो भी व्यक्ति विदेश में जाना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले इसेंशियल है कि उनके पास मध्य प्रदेश का लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। उस ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ अपना पासपोर्ट और जिस देश में जाने वाले हैं वहाँ का वीज़ा, या जहाँ पर वीज़ा की आवश्यकता नहीं है या वीज़ा ऑन अराइवल है वहाँ पर वो ट्रेवलिंग टिकट, ये लाइसेंस, पासपोर्ट और जो वीज़ा है उसे ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन फी पे कर सकते हैं और वो अपने लिए इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनवा सकते हैं। लोग सर आसानी से जब इन कामों के लिए आते हैं तो क्या वो आसानी से मिल पाते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि RTO अधिकारी से मिलना हर किसी के बस की बात नहीं है। बाहर जो भी लोग मिलते हैं उन्हीं से पूछ पाछ के बाहर निकल जाते हैं, कैसे क्या प्रोसेस होना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो क्या वाकई में ये जो कहावत कही जाती है सही है? नहीं, निश्चित रूप से आप ये प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है। ये आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर होता है। पोर्टल NIC का है। इस पर कोई भी व्यक्ति जो आवेदन करेगा उस सबके लिए प्रक्रिया एक जैसी रहेगी। साथ ही साथ हमेशा यदि आप ऑनलाइन पोर्टल पर अपन आवेदन करते हैं तो निश्चित रूप से जब प्रक्रिया ऑनलाइन है तो ट्रांसपेरेंट भी है और हम बहुत आसानी से इसे प्राप्त कर सकते हैं। नहीं सर, जैसे कि आपने बताया कि ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रक्रिया है। अगर कोई व्यक्ति, कोई आम आदमी यहाँ आना चाहता है अपनी समस्या को लेकर, तो ऐसा लगता नहीं है कि उसके लिए काफ़ी समस्या हो सकती है कि आप RTO अधिकारी से सीधे तौर पे कैसे मिलेंगे? मैं सामान्यतः सभी आमजनों से यहाँ पर मिलता हूँ और मेरा चैम्बर हमेशा खुला रहता है, उनका स्वागत रहता है। यानी कोई भी आसानी से मिल सकता है? कोई भी, बिल्कुल आसानी से। सर अच्छा, लोगों की समस्या आती है, कुछ आरोप हैं लोगों के जिनका ये कहना है, जब हम लोगों ने कहा था कि हम RTO अधिकारी करने वाले, कुछ लोग प्रश्न भी आए हैं। सर कुछ लोग का ये कहना है कि जो उनको शिकायतें आती हैं, दलालों का दखल, काम में देरी, रिश्वतखोरी, RTO में ये कितनी आसानी से पहुंच जाती है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? यदि कोई संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है, यदि हम अपना आवेदन ऑनलाइन कर रहे हैं और ऑनलाइन आवेदन को यदि करने के बाद हमें किसी से मिलने की आवश्यकता ही नहीं है, वो प्रक्रिया निश्चित रूप से समय सीमाबद्ध तरीके से ग्राहक को या जो हमारा आमजन है उसे उपलब्ध हो जाती है। लेकिन व्यक्ति को उसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्वयं करना होगा और स्वयं सारे दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। ये सारी प्रक्रिया है ऑनलाइन, सामान्य व्यक्ति अपने मोबाइल के माध्यम से या अपने कंप्यूटर के माध्यम से कर सकता है। हर कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है कि वो अपने मोबाइल के माध्यम से कर सके, उसे कहीं ना कहीं आना ही पड़ता है। जब वो आता है तो एक कतार सी दिख जाती है कि लंबी की, ठीक है, कुछ दो लोग बाहर बैठे होते हैं या कोई कहीं बैठा होता है वो कर रहा है, तो वो कहते हैं कि जो उनकी फीस लगती है, जो फीस है RTO की, जो सरकार ने डिसाइड की है, उस फीस के अलावा भी ज़्यादा उनको पे कर देना, उनको करना पड़ता है। निश्चित रूप से व्यक्ति को अपना आवेदन स्वयं करना चाहिए और किसी भी थर्ड पर्सन से नहीं मिलना चाहिए। उनको स्वयं सारी प्रक्रिया पूरी जब ऑनलाइन परिवहन.gov.in के माध्यम से हो सकती है तो निश्चित रूप से उन्हें आवेदन स्वयं करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति से, उनको जो भी आप कह रहे हैं थर्ड पर्सन से, उनको मिलने की किसी प्रकार की आवश्यकता कभी भी नहीं होती। सर दलाली प्रथा कही जाती है कि RTO कार्यालय में दलाली प्रथा शुरुआत से चलती आई है, आज भी चल रही है। कई प्रयास किए गए लेकिन वो बंद नहीं हो पाई। शहर अगर हम बात करें कार्यालय के बाहर, तो कई ऐसे दलाल होते हैं जो सक्रिय होते हैं। तो ये दलाली प्रक्रिया क्या है सर, थोड़ा सा? नहीं, देखिए, दो चीजें होती हैं। यदि आपको अपना काम कराना है तो आप स्वयं आवेदन करिए, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और आपको किसी
व्यक्ति से इसमें मिलने की कभी कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है। लेकिन यदि कोई बहुत सारा व्हीकल ओनर है, मान लीजिए कि वो व्यक्ति जिसके पास 500 व्हीकल है, वो नहीं आना चाहता या वो सारी, तो वो अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता था। ये प्रोविजन था एक्ट में। तो यदि वो व्यक्ति किसी और व्यक्ति की सेवाएं लेना चाहता है तो वो प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का एक प्रोविजन था। लेकिन व्यक्ति को, उसको किसी को प्रतिनिधि नियुक्त करना ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। व्यक्ति स्वयं अपने सारे कार्य कर सकते हैं। बहुत सारी सेवाएं हमारी फेसलेस हैं और बहुत सारी सेवाओं में सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करना होता है और व्यक्ति इस ऑनलाइन के माध्यम से, फेसलेस सेवाओं के माध्यम से अपने काम को बहुत आसानी से करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन भी कर दिया, सब कर दिया, ऑनलाइन सुविधा होगी। लेकिन अभी जो निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है कि उन्हें, जो आम लोग हैं, जो जितने वाहन चालक हैं जिन्होंने अभी वर्तमान में गाड़ियाँ खरीदी हैं, उनका जो RC कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है वो, और जो उनका लाइसेंस है वो नहीं मिल रहा है। उन्हें सिर्फ प्रिंट आउट एक दे दिया जाता है और उनको जो पहले कार्ड मिला करता था वो कार्ड अब बंद हो गया, अभी नहीं मिल रहा है। अब कारण क्या है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये समस्या है सर। देखिए, आपका यदि ड्राइविंग लाइसेंस हो या रजिस्ट्रेशन कार्ड हो, उसकी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में आपके मोबाइल पर उसकी लिंक पहुंचती है। उस लिंक के माध्यम से आप अपने डिजी लॉकर में और उस कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप उसकी प्रिंट आउट लेके भी रख सकते हैं। वर्तमान में ये प्रक्रिया लागू है कि आप उस ऑनलाइन कार्ड को ही दिखाकर सभी जगह वो कार्ड फिजिकल कार्ड की तरह ही वैलिड है। सर, आपने काफ़ी अच्छी बात बताई। डिजी लॉकर का आपने अभी जिक्र किया है। जो लोग, जिनके पास पुराने लाइसेंस हैं, अगर उदाहरण के लिए मैं अपना ही ले लूँ, अगर मेरे पास मेरा लाइसेंस है, मैंने काफ़ी पहले बनवाया था, तो क्या उसको भी हम लोग डिजी लॉकर में कर सकते हैं? यानी कि मेरे ऐसे तमाम लोग हैं जिनके मन में सवाल है, क्योंकि हर कोई भी किसी के पास पॉकेट में लाइसेंस हो या उसके पास हो वो मुमकिन नहीं है, लेकिन मोबाइल सबके पास होता है। तो क्या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और गाड़ी और जो लाइसेंस है, क्या उसको डिजी लॉकर या ऑनलाइन वो मान्य होगा? निश्चित रूप से आप पुराना लाइसेंस है या पुराना कार्ड है उसे डिजी लॉकर में भी रख सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन भी उसको मान्यता फिजिकल कार्ड जितनी ही है। यानी कि जो आपकी तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है वो ऑनलाइन पे मान्यता प्राप्त है, सिर्फ अभी रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं मिल रहे हैं। नहीं, वो फिजिकल कॉपी नहीं मिलते हुए अभी ऑनलाइन कॉपी दी जा रही है। तो मतलब अब हमेशा लोगों को यही प्रयास यही रहेगा कि उनको ऑनलाइन कॉपी ही दी जाएगी? नहीं, ये भविष्य की बात है कि इसको फिजिकल कॉपी भी साथ में दी जाएगी। वर्तमान में इसको ऑनलाइन कॉपी प्रदान की जा रही है। ठीक है सर, एक तमगा हमेशा लगता है, सिर्फ भोपाल की बात नहीं करेंगे, पूरे देश की अगर मैं बात करूं, RTO कार्यालय जितने भी हैं वहाँ पर एक तमगा लगा रहता है कि यहाँ भ्रष्टाचार का एक पूरा गढ़ माना जाता है, कि जहाँ पर कई रिश्वतखोरी भी चलती है, कई दलाली चलती है, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे। तो ये तमगा जो लगा है, इसको हटाने का कुछ प्रयास आप लोगों की तरफ से सर होता है कि? ये निश्चित रूप से हमारी 52 सेवाएं फेसलेस हैं और हमारी सभी सेवाएं ऑनलाइन हैं। तो ये सभी सेवाएं हमारी ऑनलाइन हैं और 52 सर्विसेज हमारी फेसलेस सेवाएं हैं। तो इस प्रकार का कोई भी आरोप गलत है। कभी कोई शिकायत आती हो आपके पास, कोई शिकायत आती हो ऐसे आपके पास कि हाँ वाकई में कोई यहाँ पर आया, उसने कुछ करा, तो कोई एक्शन आपकी तरफ से कुछ लिया जाता है? नहीं, इस प्रकार की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि कोई भी शिकायत प्राप्त होगी तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। यानी कि जब से ऑनलाइन हुआ है तब से हम ये माने कि सारी सेवाएं लोगों के सामने हैं, उनकी आंखों के सामने, उन्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सर, अगर हम बात करें तो चूंकि अभी हमने देखा कि कई जगहों पर शहर की बात करें तो मॉडिफाइड व्हीकल काफ़ी नज़र आते हैं। गाड़ी कुछ और होती है, मॉडिफाइड करके कुछ और बना दिया जाता है। हाल ही में जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ, रजिस्ट्रेशन का, हालांकि मैं उस पर बाद में आऊँगा, लेकिन मैं पहले मॉडिफाइड पे आपसे बात कर लूँ। तो सर, क्या वाकई में ये कानूनी प्रक्रिया है या गैर कानूनी है मॉडिफाइड कराना? पहला तो सर यही पूछूँ। देखिए, वाहन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या तो विनिर्माता यानी मैन्युफैक्चरर कर सकता है। जैसे मारुति सुजुकी की या मारुति की कोई व्हीकल है तो मारुति कंपनी ही उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है, वो भी निर्धारित मापदंडों अनुसार। और या राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा यदि किसी को ये लाइसेंस प्रदान किया जाता है तो वो परिवर्तन कर सकता है। अन्य प्रकार से किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन वैध नहीं है।
सर लेकिन ऐसे कई शॉप्स हैं भोपाल में, अगर हम बात करें, चाहे भेल के हम खंडरों की बात करें या फिर हम पुराने भोपाल की बात करें, कबाड़ खाने की बात करें, अलग अलग जगहों की बात करें, वहाँ पर धड़ल्ले से वाहनों को मॉडिफाइड किया जाता है और कई बार ये जो वाहन है ये क्राइम सीन से भी बरामद होते हैं, यानी कि इनके इस्तेमाल गलत कार्यों में भी किया जाता है। तो इन पर कोई कार्रवाई आपकी तरफ से की जाएगी या कोई ऐसा प्रोसेस है कि हाँ इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? कि यदि किसी भी प्रकार का कोई भी वाहन जो मॉडिफाइड है तो उस पर निश्चित रूप से परिवहन विभाग चालानी कार्रवाई करता है और निश्चित रूप से आगे भी इस प्रकार के वाहन यदि मिलते हैं चलते हुए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर हाल ही में जैसा भी हम जिक्र कर रहे थे, दिल्ली ब्लास्ट हुआ, उसमें निकल कर आया कि किस तरह से एक वाहन था जिसको बेचा गया और वो कश्मीर में बेचा गया, उसके नाम आसानी से हो गया। जब हमारे यहाँ कोई व्यक्ति वाहन का अपना किसी को बेचता है, सेकेंड हैंड गाड़ी बेचता है, और जब वो दूसरी पार्टी उसको अपने नाम कराने के लिए आती है, प्रोसेस प्रक्रिया क्या होती है? क्या वो पूरी तरीके से पारदर्शी होती है या फिर आप लोग सारे एविडेंस देखते हैं कि जो लेने वाला है और जो देने वाला है उनके जो कागज हैं वो वाकई में पूरी तरीके से वैलिड है? देखिए, ये प्रक्रिया संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है। यहाँ महत्वपूर्ण चीज है कि वाहन का प्रदाय व्यक्तियों के बीच में होता है। जो आरटीओ ऑफिसेज होते हैं वो सिर्फ नाम अंतरण दर्ज करते हैं। आप समझते हैं आपके पास कोई भी एक कार है, आप किसी व्यक्ति को उसको दे रहे हैं, वो कार को व्यक्ति दे रहा होता है और उसका ऑनलाइन आवेदन किया जाता है क्रेता और विक्रेता द्वारा, और उस ऑनलाइन आवेदन के आधार पर आरटीओ ऑफिस सिर्फ नाम में अंतरण दर्ज करता है, लेकिन कोई भी जो वाहन है उसका प्रदाय वाहन स्वामी द्वारा किया जाता है। हमें यह समझना होगा कि इसमें जो वाहन का ट्रांसफर है वो बेसिकली वाहन स्वामी करता है, सिर्फ नाम परिवर्तन दर्ज आरटीओ ऑफिस के अंतर्गत किया जाता है और वो प्रक्रिया ऑनलाइन है। सर एक चॉइस नंबर की अगर हम बात करें, क्योंकि कई लोग चॉइस नंबर पे आते हैं और ऑक्शन नंबर पे भी जाते हैं, तो ऑक्शन नंबर, चॉइस नंबर, इसकी सर प्रक्रिया क्या होती है? क्योंकि हमेशा ये बताया जाता है कि अगर आपको चॉइस नंबर चाहिए, ऑक्शन नंबर चाहिए, तो आपको एक लमसम अमाउंट पे करना पड़ेगा। और कई लोग जो चाहते हैं कि हमें एक अच्छा नंबर मिल जाए हमारे वाहन का, तो वो सोचते हैं कि शायद ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो उस साइड फिर सोचते नहीं कि ठीक है जो नंबर मिल रहा है तो मिल जाए। सर इसकी प्रोसेस क्या होती है और क्या वाकई में कोई लमसम अमाउंट पे किया जाता है या फिर नॉर्मल होता है? ये भी, ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। इसमें जो आपने दो प्रकार के नंबरों की बात की, चॉइस नंबर और दूसरा ऑक्शन नंबर। जो चॉइस नंबर है, उस चॉइस नंबर में जैसे हमारा कोई डेट ऑफ बर्थ है या कोई ईयर है, वो ऑक्शन नंबर की लिस्ट में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए अभी वाहन की सीरीज में 2623 ऐसा नंबर चल रहा है और हमें पसंद है 4003, ऐसा एक एग्जांपल, या कोई भी नंबर। तो वो नंबर यदि वेकेंट है तो हम उसके लिए कार के केस में 5000 रुपए की एक रसीद बनवाएंगे और उससे हम जंप करके उस चॉइस नंबर को हमारे नंबर पर अलॉट करा सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम ऑक्शन नंबर की बात करें तो ऑक्शन नंबर, कुछ नंबर हैं जैसे 0001, 1 से लेकर 9 तक, 10, 786, 9999। तो ये नंबरों के लिए अलग अलग बेस प्राइस निर्धारित की गई हैं। जैसे 1 से लेकर, एक नंबर का जो बेस प्राइस है वो 1 लाख रुपए है कार के लिए, और 2 से लेकर 9 तक 50,000 रुपए है। इसी तरह 9999 नंबर है, उसका 25,000, ये बेस प्राइस है। इस पर हम ऑक्शन लगाते हैं जो मंडे को शुरू होता है और थर्सडे तक चलता है। मतलब सोमवार को आप ऑक्शन लगा सकते हैं और गुरुवार को जो बिड है वो ओपन गुरुवार तक रहती है। गुरुवार को जिसने हाईएस्ट बिडर है उसको वो नंबर अलॉट हो जाता है। सर अगर कोई एक नंबर है, जैसे कि हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं 1 2 3 4, तो क्या ये 1 2 3 4 कई लोगों को एक साथ अलॉट हो सकता है या फिर किसी एक ही व्यक्ति के? नहीं, एक बार में, चूंकि एक ही सीरीज रन हो रही होती है, तो एक बार में जो 1 2 3 4 नंबर है वो जो ऑक्शन का बिडर है, हाईएस्ट बिडर है, उसको अलॉट होगा। लेकिन वो सीरीज जब खत्म हो जाएगी तो दोबारा 1 2 3 4 आएगा, तो उसमें फिर दूसरे व्यक्ति भी ले सकते हैं। थोड़ा सा आम आदमी से थोड़ा सा दूर हो सकता है ये ऑप्शन, लेकिन ये कि एक आपके सामने एक वो है कि अगर आपको लेना है तो आप इस आधार पे इससे ले सकते हैं। नहीं, बहुत सारे ऑक्शन नंबर हैं और हर व्यक्ति की चॉइस अलग अलग होती है। बिल्कुल। तो सभी को ऑक्शन नंबर, और मान लीजिएगा कि कोई व्यक्ति को एक ही नंबर पसंद है, ऐसे 4 लोग हैं, तो निश्चित रूप से जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको वो नंबर अलॉट हो जाएगा। सर चूंकि नंबर प्लेट पे बात चल रही है, ऐसे में अगर हम
नंबर प्लेट्स पे कई बार हम ये देखा जाता है, हम सड़कों पर जब चलते हैं तो किसी ने अपने नंबर प्लेट पे 80 ऐसा कुछ नंबर होता है, उसको बॉस लिखवा लेते हैं। कई बार भगवान के नाम लिखवा देते हैं। कई बार नंबर प्लेट पे बहुत सारी चीज़ें कुछ लिखा रहता है, कभी नंबर प्लेट पे ही कुछ भी लिखा रहेगा। तो ये मान्य है या नहीं है, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए सर क्या दंड है? आप अपने जो नंबर प्लेट है उस पर नंबर के अलावा कुछ और नहीं लिख सकते हैं, और उसके लिए यदि आपने ऐसा किया हुआ है तो चालान का प्रोविजन है। सर नंबरों की बात चल रही है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना आवश्यक है। लगवाएं कैसे, आसान कितना है, थोड़ा सा सर ये बता दीजिए। देखिए, यदि हमारा वाहन हम नया खरीदते हैं तो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट कंपलसरी आपको वाहन के साथ ही मिलता है, और जब आपके नंबर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आपके वाहन पर लगा हुआ होगा तभी उस वाहन का आरसी कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। ये तो नए वाहनों के केस में है। अब यदि हमारा वाहन पुराना है, 2019 से पुराना है, तो हम bookmyhsrp.com पर जाकर हम HSRP या रजिस्ट्रेशन प्लेट बुक कर सकते हैं, और ऑनलाइन फी जमा करके हम उसमें ऑप्शन आता है कि डीलर कौन सा चयन करना है, तो जहां हमारा निवास है उसके नियर बाय डीलर को हम चयन कर सकते हैं, और इस प्रकार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आप लगवा सकते हैं। ये आसान प्रक्रिया है। सर कई बार ऐसा होता है कि शहर के अंदर कई ऐसी दुकानें होती हैं नंबर प्लेट्स की, जो प्राइवेट शॉप्स होती हैं, वो लोगों को ये कहते हैं कि हम आपका नंबर प्लेट हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा देंगे। तो क्या सर उनके पास ये पात्रता है या फिर वैसे? नहीं, यदि हमें जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए सरकार द्वारा मानकों के आधार पर कुछ वेंडर्स फिक्स किए गए हैं, तो डीलर्स के माध्यम से लगवाया जाना उचित होगा, क्योंकि सिर्फ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाया जाना महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ उस हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को जो वाहन डेटाबेस है, जो गवर्नमेंट का NIC का सॉफ्टवेयर है, उस डेटाबेस में अपडेट करना होता है। जब तक उस डेटाबेस में अपडेट नहीं होगा तब तक वो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट आपका मान्य नहीं है। तो जो अथॉराइज्ड डीलर हैं उनके माध्यम से आप हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बुक करें, और उन्हीं के माध्यम से लगवाना उचित है। सर वाहनों के अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि अगर बाहर का नंबर है, जैसे दूसरे राज्य का नंबर है, उदाहरण के लिए हम दिल्ली ले लें, हरियाणा ले लें, पंजाब ले लें, या फिर हम जिलों की बात करें, भोपाल में अगर कोई व्यक्ति मौजूद है, उसके पास इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर कहीं की गाड़ी है। पहले मैं राज्यों की बात कर लेता हूँ सर। तो जब वो उनके रजिस्ट्रेशन नंबर का वो MP आते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होती है? क्या जो टैक्सेस हैं उसमें भी कुछ प्रावधान होते हैं या कुछ छूट मिलती है, या फिर जो वहाँ का टैक्सेस होता है वो यहाँ लगता है, और नंबर प्लेट पे जो नंबर है वो UP की जगह MP लिखा जाता है? यदि हम किसी अन्य राज्य से वाहन मध्य प्रदेश में ला रहे हैं तो उस प्रक्रिया में सबसे पहले उस राज्य से जहां पर आपका वाहन रजिस्टर्ड था, यानी ओरिजिनल रजिस्टरिंग अथॉरिटी, मूल रजिस्टरिंग अथॉरिटी से आपको एक NOC लेनी होती है। जब NOC लेकर वाहन को आप संबंधित RTO जिसके लिए आपने NOC निकलवाई थी वहां आप उसको डिपॉजिट करेंगे, तो आपको वहां पर मोटरयान कर यानी मोटर व्हीकल टैक्स जमा करना पड़ेगा, जिसे लाइफ टाइम टैक्स कह सकते हैं। तो इस टैक्स में यदि हमारा वाहन जितना पुराना होता जाता है उतना हम डेप्रिसिएशन करके टैक्स लेते हैं। इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि यदि हमने वाहन बाहर से लाए तो हमें जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। क्यों करा लेना चाहिए कि यदि 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो हमें 500 रुपए प्रति माह कार के केस में और 300 रुपए प्रति माह मोटरसाइकिल के केस में पेनल्टी अलग से लगती है, और जो हमारा टैक्स है उस पर 10% पर एनम पेनल्टी अलग लगती है। ये आपने सही बताया, क्योंकि कई लोग ऐसा होता है कि वाहन तो ले आते हैं लेकिन चेंज कराते नहीं, कहते हैं NOC तो है, इसी से काम चल जाएगा। नहीं, ऐसे में उनका वाहन वैध रूप से पंजीकृत नहीं है तो वो ठीक नहीं है, मतलब समस्याओं के वो इनवाइट कर रहे हैं। सर इसके अलावा सर अगर किसी को अपना एड्रेस चेंज कराना हो, या लाइसेंस में नाम जो है जो एड्रेस है वो सब चेंज कराना हो, अब ये मान लीजिए कि कोई अगर हरियाणा का व्यक्ति है जो मध्य प्रदेश आ गया है या मुंबई चला गया है, कहीं चला गया है, या हम दूसरे शहरों की बात करें, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर का व्यक्ति भोपाल आके रह रहा है, या भोपाल का व्यक्ति कहीं और चला गया है, तो क्या उसको उसका जो लाइसेंस है जहाँ पर उसका लिखा हुआ जहाँ से बना था
उसी जैसे कि भाई सर मैं आपको बता दूं उदाहरण के लिए, भोपाल का व्यक्ति आज इंदौर दिल्ली चला गया रहने के लिए, अब क्या उसको पहले भोपाल में आके कुछ करना पड़ेगा या फिर दिल्ली में भी हो सकता है? यही अगर हम राज्य की किसी एक राज्य की बात करें तो क्या जिस शहर का आरटीओ होता है वहीं पर पहुंचना पड़ता है या फिर कोई आसान प्रक्रिया इसमें है? इसमें भारत सरकार द्वारा बहुत ही आसान प्रक्रिया बनाई गई है। आपका पूरे भारतवर्ष में कहीं भी ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ हो, उसमें आप पता परिवर्तन जहां आप रह रहे हैं उस आरटीओ में करा सकते हैं। जो सारथी पोर्टल है उसमें सभी पूरे देश के लाइसेंस का डेटाबेस है। उस डेटाबेस से वो लाइसेंस का एप्लीकेशन हो जाता है और आप मान लीजिए कि आपने जैसे एग्जांपल दिया कि दिल्ली में आपने लाइसेंस बनवाया था और आप भोपाल शिफ्ट हो गए हैं, भोपाल का आपके पास एड्रेस हो गया है आधार कार्ड में, वोटर कार्ड में, तो निश्चित रूप से आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करके भोपाल में ही आपका लाइसेंस वही दिल्ली वाला एड्रेस चेंज हो जाएगा और रिन्यू भी हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी बात बताई है कि अगर आप लोग अपने लाइसेंस को लेकर कहीं परेशानी महसूस करते हैं तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आपका जो लाइसेंस है जिस भी आप शहर में, वहाँ जाकर आप उसमें चेंजेस करा सकते हैं। सर अगला सवाल करूँगा गाड़ी के स्क्रैप प्रक्रिया को लेकर कि स्क्रैप की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गाड़ी को स्क्रैप नहीं कराना चाहते हैं। उनके मन में एक कौतूहल अभी भी मचा है कि स्क्रैप कर देंगे हम गाड़ी लेके जाएंगे क्या? इसमें अगर उन्हें किसी प्रकार की छूट मिलती है और गाड़ी स्क्रैप कराने के फायदे क्या हैं सर, थोड़ा सा अगर प्रकाश आप डालें। देखिए, सामान्यतः जब हम वाहन लेते हैं जिसको LMV या मोटरसाइकिल, वो 15 वर्ष के लिए पंजीकृत होता है, जो भी नॉन ट्रांसपोर्ट वाहन होता है। जब 15 वर्ष के पश्चात हम रिन्यू कराते हैं तो उसके लिए उस पर ग्रीन टैक्स और रिन्यूअल टैक्स जमा करना होता है। तो यदि हमारा वाहन पुराना हो गया है तो निश्चित रूप से वो प्रदूषण भी फैलाता है, साथ ही साथ उस पर बार बार कुछ न कुछ काम भी निकलता है। हम ऐसे वाहनों को स्क्रैप करा सकते हैं और सरकार द्वारा जो वाहन स्क्रैप कराए जाते हैं, यदि वो BS3 या BS4 वाहन है तो स्क्रैप कराए जाने पर जो मोटरयान कर लगता है, यानी लाइफ टाइम टैक्स जब नए वाहन खरीदने पर जमा होता है उस पर 25% टैक्स की छूट दी गई है। तो आप एक तो नया वाहन चलाएंगे तो उसमें जो आपका कॉस्ट है वो कम आएगा, जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ सरकार ने इसके लिए आपको 25% जो मोटरयान कर जमा कर रहे हैं उसमें छूट मिलेगी। इसके साथ साथ यदि वाहन BS1 या BS2 है तो उसमें मोटरयान कर जमा करने पर 50% की छूट मिलेगी। सर कई लोग ये सोचते हैं कि उनका जो वाहन है वो उसको आगे बढ़वा लें, जैसे कि 15 साल का एक स्क्रैप का सिस्टम शुरुआत की गई है कि अगर 15 साल हो गए तो उसको स्क्रैप करा लेना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति अपने वाहन को आगे बढ़ाता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होती है और क्या वो सही है या फिर स्क्रैप पे ही जाना सही होता है? यदि आप किसी व्यक्ति का वाहन उचित अवस्था में है, मेंटेनेंस कम मांग रहा है, तो निश्चित रूप से यदि वाहन सही है, वो फिट है, तो उसको वो अगले 5 साल के लिए रिन्यू करा सकते हैं। जिसके लिए कार के लिए जो निर्धारित फीस है ग्रीन टैक्स और रिन्यूअल टैक्स के रूप में वो 10,275 रुपये है। ये जमा करके वाहन RTO ऑफिस में प्रेजेंट करके उसको वाहन को फिटनेस टेस्ट कराकर रिन्यू कराया जा सकता है। सर इसके साथ एक जो आज की जनरेशन है जिसे सबसे पहले अपने लाइसेंस की जरूरत पड़ती है और सबसे पहले उनका लर्निंग लाइसेंस बनता है। सर प्रोसेस थोड़ा सा बता दीजिए ताकि जो हमारे युवा हैं जिन्हें अपना लाइसेंस बनाना है वो आसानी से जान सकें। देखिए, लर्निंग लाइसेंस बनाए जाने के लिए आप परिवहन.gov.in पर जाकर आप सारथी पोर्टल के माध्यम से सबसे पहले हम RTO का सिलेक्शन करेंगे। तो उसमें भोपाल RTO का सिलेक्शन करेंगे और फिर प्रोसेस आएगी कि आप आधार ऑथेंटिकेशन से करना चाहते हैं या बिना आधार ऑथेंटिकेशन के। यदि हम आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को चयन करेंगे तो आपका जो आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा, वो आपको फिल करना होगा और संपूर्ण प्रक्रिया अब फेसलेस होगी, यानी आपको वहीं पर फी जमा होगी, वहीं पर आपका टेस्ट होगा और वहीं आपको तुरंत आपका जो लर्निंग लाइसेंस है वो आप डाउनलोड कर सकेंगे। और इस प्रकार आप लर्निंग लाइसेंस बनवाने के बाद वाहन का प्रशिक्षण ले सकते हैं। महिलाएं भी इसी तरह से जो निःशुल्क चूंकि कहा गया है कि वो अपना लाइसेंस बना सकती हैं, वो पोर्टल के माध्यम से कर सकती हैं सर? निश्चित रूप से महिलाओं के लिए भी प्रक्रिया यही है, बस
फी का एग्जेम्पशन रहेगा, उसमें फी उनको नहीं जमा करना। सर एक नवाचार की अगर हम बात करें तो क्या कभी आरटी ऑफिसर हैं आपके मन में ऐसा है कि अब एक जो बहुत पहले कैंप लगा करते थे स्कूलों में, तो क्या एक बार फिर से स्कूलों में जाकर या कॉलेजों में जाकर इस तरह की कुछ नवाचार गतिविधियां करने का ऐसा कुछ विचार? निश्चित रूप से हम कॉलेजेस में जाते हैं और स्कूल्स में भी जाते हैं, और इसके लिए प्लान भी है अभी आगे जाने के लिए, जिसमें छात्र छात्राओं को किस प्रकार ड्राइविंग करनी है और किस प्रकार अपना लर्निंग लाइसेंस बनाना है, और साथ ही साथ यातायात नियमों के संबंध में हम उसमें जानकारी प्रदान करते हैं। सर प्रेशर की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि आरटीओ अधिकारी के ऊपर काम का जितना लोड होता है उससे ज़्यादा प्रेशर भी होता है, तो क्या वाकई में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है? कॉल्स आते हैं सर दिन में? नहीं, इस प्रकार का कोई भी, वो सभी नियमानुसार काम किए जाते हैं और किसी प्रकार का कोई भी प्रेशर जैसा कोई भी वो नहीं है। ठीक है सर, कई सवालों पर हम लोगों ने चर्चा की, अब थोड़ा सा आपसे पर्सनल सवालों पर मैं आना चाहूँगा। अगर हम बात करें जितेंद्र शर्मा यानी कि आप, क्योंकि आपके सामने भी जितेंद्र शर्मा है, जितेंद्र शर्मा यानी कि आपके बारे में अगर हम बात करें, जो आरटीओ अधिकारी है जितेंद्र शर्मा, उनकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी है कुकिंग और रीडिंग। रीडिंग तो समझ में आया कि चलिए आप यहाँ बैठ के किताबें पढ़ते होंगे। कुकिंग के लिए सर समय कैसे निकालते हैं? निश्चित रूप से समय निकालना थोड़ा सा कठिन होता है, पर हॉबी के लिए व्यक्ति समय निकाल ही लेता है। तो जब भी छुट्टी का दिन होता है उस दिन मैं अपनी किचन में चला जाता हूँ और कुछ न कुछ बनाने की कोशिश करते रहता हूँ। पूरे परिवार को जब आप सर्व करते हैं तो क्या कहते हैं सब लोग, क्या कुछ रिव्यू क्या निकल कर आता है सर? रिव्यू तो अच्छा निकल कर आता है, सब लोग कहते हैं कि अच्छा खाना बना है। हो सकता है मुझे खुश रखने के लिए बोलते हो, पर बोलते यही है कि अच्छा बना है। सर अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें कि जैसे कि आपको कुकिंग पसंद है, खाने में कोई डिश पसंद है? हाँ, खाने में डिश पसंद है, गुलाब जामुन। तो वो आप ही बनाते हैं या बाहर से लाते हैं या भाभी जी बनाती हैं? दोनों ऑप्शन है, मैं खुद भी बना लेता हूँ और बाहर से भी ले आता हूँ, और भाभी जी भी बना देती हैं। यानी कि कहीं से कभी नहीं हो पाती? नहीं, बिल्कुल। सर चूंकि प्रेशर काफी रहता है, भले आप बताएं ना बताएं, क्योंकि काम ही आपके पास इतना है कि आपको पूरा भोपाल का आरटीओ विभाग देखना है, और ऐसे में यहाँ का और परिवार के बीच का जो समय है उसका संतुलन कैसे बनाते हैं? थोड़ा कठिन है, पर परिवारजन समझ गए हैं कि थोड़ा समय, कभी कभी उनकी शिकायतें होती हैं, थोड़ा कम समय मिलता है, पर उन्हें पता है कि ये जिम्मेदारी है तो वो निभाना होगी, तो उनका पूरा सहयोग है, इसलिए हम अच्छे से जॉब कर पाते हैं। कभी ऐसा हुआ है सर कि कहीं आपने बोला है कि शाम को चल रहे हैं, तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ, सब रेडी है, और एकदम से आपका फोन गया, मीटिंग आ गई? ऐसा कई बार होता है कि प्लान किया कि आज ऐसा करेंगे, तो वो जनरली प्लान कभी मीटिंग या दूसरे तो उसके बाद का रिएक्शन क्या निकल कर आता है सर? सभी अच्छा रिएक्शन आता है। इसके लिए फैमिली का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो समझते हैं कि ये जिम्मेदारी है तो निभानी होगी। सर इसके अलावा अगर हम बात करें, चूंकि जब आप इस पोस्ट पर बैठे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक बचपन होता है हमारा, एक बचपन में हमारे दोस्त होते हैं, सब किसी न किसी फील्ड पर होते हैं, सब होते हैं, सब एक दूसरे, चूंकि अब वो समय नहीं मिल पाता है कि हम बात करें, क्या आप अपने दोस्तों से आज भी बातचीत में करते हैं या उनसे कनेक्ट रहते हैं? निश्चित रूप से मेरे जो भी बचपन के दोस्त हैं, कॉलेज के दोस्त हैं, उन सबसे मैं आज भी बात करता हूं, और हम हर विषय पर सलाह मशविरा करते हैं। सर कोई आके धमका तो पाता नहीं होगा आपको, क्योंकि आप मुरैना से हैं जहाँ तक मुझे मालूम है, तो कहा जाता है कि भिंड मुरैना और यहाँ का तो बेल्ट ही थोड़ा अलग है, तो कहीं कुछ होता है कि चिंता नहीं करो मैं हूँ? नहीं, मेरा मानना ये है कि जो प्रेम से सारे काम हो सकते हैं, तो मैं सिर्फ लोगों से यही कि प्रेम के माध्यम से सारे काम हो जाते हैं। क्योंकि जब क्रोध आएगा तो फिर चंबल याद आएगा। नहीं, क्रोध तो नहीं आता, क्रोध नहीं आता। सर आपने जैसे बताया कि आप रीडिंग करते हैं, तो सर रीडिंग में आपको क्या ज़्यादातर पसंद है, मतलब रीड करने में? अभी वर्तमान स्थिति में तो मुझे मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना पसंद है, बाकी मुझे इकोनॉमी से संबंधित बुक्स काफ़ी पसंद है, और पॉलिटी से संबंधित बुक्स। सर प्रेरणा लेते हैं कई लोग आपसे? ये तो कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि सर आपको देखकर अच्छा लगता है। काफी अच्छी बात बताई आपने। सर
चूंकि आपने जैसे कहा कि आपको देख के काफी अच्छा लगता है, जाहिर सी बात है आपसे इस पूरे इंटरव्यू में मैंने देखा कि आपके चेहरे पे कभी भी कोई तनाव नजर नहीं आ रहा, ना कहीं आपने कुछ कहीं भी किसी प्रश्न को मेरे ये करा हो, तो यार कि जाहिर सी बात है लोग कहते होंगे कि हाँ सर आप स्थिति को मैनेज तो करते हैं। सर लास्ट बार में एक क्वेश्चन है मेरा आखिरी, मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे सर लोगों को, खासतौर पे जो परिवहन विभाग की सुविधाएं होती हैं, खासतौर पे अगर हमारे शहर के ट्रैफिक की हम बात करें, हम लोगों की सुविधाओं की बात करें, जैसे कि बीच बीच में आपने हालांकि सब चीज़ें क्लियर करी धीरे धीरे कि अब सब ऑनलाइन हो चुका है, डरने की बात नहीं है कि कोई आपसे ज़्यादा पैसा नहीं लेने वाला है, क्या सर मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने जो दर्शक हैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि हमारी बहुत सारी सेवाएं फेसलेस सेवाएं, वो खुद आवेदन करें और खुद से ऑनलाइन करने का प्रयास करें, वो सेवाएं प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ अपने वाहन को पूरी तरीके से फिट भी रखें और उनके दस्तावेज भी पूरी तरीके से रेडी रखें, हमेशा उनको बनवा के रखें, डिजी लॉकर में या ऑनलाइन माध्यम से अपने पास रखें। साथ ही साथ जो ड्राइविंग करते वक्त अपना और सामने वाले दोनों का ख्याल रखें, क्योंकि जब ड्राइविंग है वो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप दूसरों को जो सड़क पर चल रहे हैं उन सबके लिए भी जिम्मेदार हैं। तो हमें सभी का ध्यान रखना है और बेहतर से बेहतर तरीके से ड्राइविंग करते हुए, ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए सड़क पर यात्रा करनी है। बस यही मेरे शब्द हैं। धन्यवाद। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया। तो जिस तरह से भोपाल के आरटीओ जितेंद्र शर्मा जी से हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, खासतौर पे अपने लाइसेंस को, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को डिजी लॉकर में या फिर आप ऑनलाइन तरीके से बता सकते हैं, यानी कि आपको पॉकेट में रखने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जिस प्रकार से आरटीओ विभाग के ऐप के बारे में जानकारी दी, जिससे आपकी जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं आसान है, आप अपना लाइसेंस आसानी से बना सकते हैं, घर बैठे बना सकते हैं। बावजूद इसके अगर आपसे कोई किसी प्रकार के पैसे की मांग करता है, डिमांड करता है, तो आप सीधे जाके आरटीओ अधिकारी से उनकी शिकायत कर सकते हैं, उस पर एक्शन होगा। और साथ ही साथ उन्होंने जिस प्रकार से जानकारी दी कि वाहनों के जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, और जो बाहर जाने वाले युवा हैं वो अपने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने बखूबी तौर पर बताया। अगली बार मिलेंगे फिर किसी नई शख्सियत के साथ, जब तक कि मुझे और मेरी पूरी टीम को दी इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, सभी को धन्यवाद।